दोस्तों, आज हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे देता हूं और उसके बाद से फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और ये मेरा थैंक यू बहुत बहुत हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं समय ले सका और आज आप यहाँ पर समय निकाल करके यहाँ पर आ गए हैं। जी। दीपिका जी जो हैं वो एक यूथ एक्टिविस्ट हैं फॉर LGBTQ कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया के लिए। ये इनका जीवन जो है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, हार्ड वर्किंग रहे हैं ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर बहुत जबरदस्त है और इनके अंदर पैशन है फॉर एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। Deepika is passionate social activist for LGBTQ and fighting for the rights of this community since last 11 years। यानी 11 सालों से इनके जो LGBTQ सोसाइटी है उसके जो अधिकार हैं, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए ये फाइट कर रहे हैं। ये HIV एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और ह्यूमन राइट्स जो है वो LGBTQ के जो समाज के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा ये सक्रिय रहते हैं। और एक्चुअली कहा जाए तो ही इज फ्रॉम इंडिया बट ही इज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर द होल वर्ल्ड। आजकल दीपिका जी जो हैं वो इंडिया HIV एड्स अलायंस विद समर्थ प्रोग्राम एज ए मैनेजर उस पर काम कर रहे हैं एंड फाइटिंग फॉर दिल्ली बेस्ड ट्रांसजेंडर पॉलिसी मेकर। अभी ये उस पर भी थोड़ा बातचीत करेंगे कि ये पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो जो ट्रांसजेंडर के लिए बन रही हैं या बनी हैं उनको ये किस रूप में देखते हैं और उसमें क्या क्या ये और चाहते हैं सुधार। इनको भी हाल में ही इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी में इनको जो मेंबरशिप मिली है, जो मतलब he was representing his work at AIDS 2018। तो मैं बता दूं आपको कि दीपिका जी जो हैं वो दीपिका ठाकुर एक चर्चित नाम है, लेकिन ये अपने आप को दीपक कुमार भी कहलाना पसंद करते हैं। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। दीपिका जी, आपका जो परिचय मैंने जो थोड़ा बहुत जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। अब आप थोड़ा सा बताइए मुझे और मेरे दोस्तों को, दर्शकों को, कि बचपन से लेकर के और इस मुकाम तक पहुंचने तक आपने व्यक्तिगत रूप से किन किन कठिनाइयों को झेला है, देखा है और कैसे उसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, जीवन हर इंसान का संघर्षफुल ही होता है। किसी का जीवन बहुत आसान नहीं होता है। हमको लगता है कि सामने वाले इंसान का जीवन थोड़ा आसान है, मगर उसके पीछे क्या क्या कठिनाइयां वो झेल रहा है वो तो उसी को पता होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, मतलब बचपन से शुरू करते हैं। सो बचपन बहुत ही थोड़ा अलग सा था। उसमें अलग ये था कि बहुत सारी एक्टिविटीज, क्योंकि आई बॉर्न एज मेल, मतलब जन्म तो एक पुरुष के जैसे ही हुआ है, मगर कुछ एक्टिविटीज, कुछ बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा फेमिनाइन था। मतलब फीमेल जैसी चीजें, फीमेल जैसी आदतें थी। उनकी तरह नाचना, श्रृंगार कर लेना, थोड़ा मेकअप कर लेना, है ना, तो उनके जैसे बातें करना, घरेलू कामों में रुचि रखना, ये सब चीजें बचपन से थी। तो उसके लिए कमेंट बहुत मिलते थे।
मतलब बहुत मतलब बेशुमार मिलते थे। जो भी रिश्तेदार होता था, जो भी पड़ोसी होता था, जो भी परिवार का व्यक्ति होता था, वो यही बोलता था कि तुम ये क्या कर रहे हो लड़कियों जैसा। मुझे उस वक़्त तो ये समझ नहीं थी, मगर बड़े होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ऐसे कैसे होता है? मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर काम लड़कों वाला है, एक पर्टिकुलर काम लड़कियों वाला है। ये डिसाइड कौन करता है? मतलब कौन कौन वो व्यक्ति है? कौन-सा वो समाज है? कौन-सा समाज का वो कौन-सा तबका है जो ये डिसाइड कर लेता है कि लड़कियों के काम ये हैं और लड़कों के काम ये हैं? ये किसने डिसाइड किया है? ये हमने डिसाइड किया है। ये हमारे जैसे समाज के व्यक्तियों ने, हमारे जैसे समाज के ठेकेदारों ने ही डिसाइड किया है। और वही लोग कहते हैं कि ये काम लड़कों का है और ये काम लड़कियों का है। तो उस ढांचे में मुझे रखा गया और बोला गया कि आप तो लड़कियों वाले काम करते हो, आप तो लड़कों वाले काम नहीं करते हो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे कैसे होता है, या ऐसा किस तरीके से लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने लड़कियों वाला काम किया है, लड़कों वाला काम नहीं किया है करके। तो वो बचपन से ही मतलब एक तरीके से परेशान कर देने वाली बात होती है, क्योंकि जो वो बच्चा होता है, जब जब मेरी एज 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल रही, तो उस एज के दौरान जब मुझसे इस तरीके से बातें की गईं और मुझे कहा गया कि आपने तो लड़कियों वाली काम किए हैं, लड़कों वाले काम तो आप करते ही नहीं हो, आप तो मेहंदी लगा लेते हो, लड़कियों वाले काम करते हो, आप तो मेकअप कर लेते हो, लड़कियों वाले काम करते हो। ऑल्दो मैंने वो सारे काम कहीं सीखे नहीं थे, मगर फिर भी मुझे आते थे, तो क्या करूँ? तो करने भी पड़े, या करने में मज़ा भी आता था। तो जब-जब ये सब किया, तब-तब मैंने समाज के और परिवार के और रिश्तेदारों के ताने ही सहे हैं। तो उन तानों को सहने से लेके फिर धीरे-धीरे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के बॉयज़ भी कहते हैं कि अरे! इसकी तो चाल जो है लड़कियों जैसी है, इसका तो बोलने का तरीका जो है वो लड़कियों जैसा है, बॉडी लैंग्वेज जैसे हाथ-पैरों को चलाने का तरीका वो गर्ल वाला है, वो इस तरीके से बोलते थे। बट मुझे लगता नहीं था कि कुछ अलग है करके, मुझे लगता था कि ये सब तो बहुत कॉमन बात है, बहुत बच्चों के अंदर ये सब हो सकता होगा। लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तब महसूस होने लगा कि सच में शायद कुछ तो अलग है। और ये जो अलग है, ये जो अलग आदतें हैं, शायद इन आदतों की वजह से मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ कठिनाइयाँ या परेशानियाँ खड़ी ना हो जाएँ। तो कुछ समझ नहीं आता था और दिल बहुत भारी रहता था, मन बहुत रोने को करता था। परिवार से बात नहीं कर सकते थे इस मुद्दे पे, क्योंकि डर लगता था। और उस वक़्त अचानक से एक शब्द सुनने को मिला, जिसमें लोग मुझे बोलने लगे कि तू तो हिजड़ा है। तो बहुत अजीब लगा, मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ हिजड़ा, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, 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 तुम तो एक हिजड़ा हो और तुमको हिजड़ा कल्चर जॉइन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने बोला, स्कूल के बच्चों ने। तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति एक बात को बोलने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में वो बात घर करने लगती है। तो मेरे दिमाग में भी वो बात घर करने लगी और मुझे लगा कि शायद मेरा जो भविष्य है वो हिजड़ा समाज में ही जाके लिखा हुआ है। मगर दुआ भगवान की है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें एनजीओ सेक्टर भी मिला। मतलब मैंने नौकरी नॉन एनजीओ सेक्टर में भी की है। नॉन एनजीओ सेक्टर में जब काम किया था, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे कठिनाइयों को झेला था, जो मैंने स्कूल लाइफ में झेले थे। जिसमें लोग बोलते थे कि ये तो लड़कियों जैसे है, लड़कियों जैसे चलता है, लड़कियों जैसे बात करता है। तो वो सब परेशानियाँ मुझे इस लाइफ में देखने को मिली, और जिसकी वजह से कभी-कभी लगता था कि
शायद ये लाइफ होनी नहीं चाहिए थी, शायद मुझे गलत बॉडी में जन्म मिल गया है, इस तरीके का एहसास होने लगा। और जब इस तरीके का एहसास होने लगा तो लगा कि अब तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो हालांकि बचपन में मतलब बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने 2-3 बार जिस चीज के ऊपर पॉइजन लिखा देखा वही चीज खा ली, ये सोच के कि लाइफ खत्म हो जाएगी। बट लाइफ खत्म नहीं हुई, बीमार पड़ गए, हालत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, ट्रीटमेंट हुआ, फिर से उठ के खड़े हुए, काम चालू किया, फिर से उठ के खड़े हुए, काम चालू किया, फिर ट्राई किया, फिर बीमार पड़े, फिर से उठ के खड़े हुए, फिर काम चालू किया। तो जब ये फिर उठ के काम चालू करना, फिर उठ के काम चालू करना शुरू हुआ, फिर उठ के जिंदगी को जीना शुरू हुआ, तो सोचा कि ना, ये जिंदगी ऐसे खत्म तो नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि कुछ करके देखो, कुछ ट्राई करो। तो मुझे एनजीओ सेक्टर मिला, जो अरविंद जी ने भी बोला है कि आज से 11 साल पहले मैंने एनजीओ सेक्टर ज्वाइन किया। और एनजीओ सेक्टर में काम करने के दौरान मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे सोचते सोचते, करते 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 मैंने डिसाइड किया कि कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। तो मैंने अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया, और वो एक्टिव करते करते लोगों ने बोला कि ये तो एक्टिविस्ट है। और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला कब एक नॉर्मल इंसान से मुझे एक्टिविस्ट के तौर पे लोग देखने लगे। और काम शुरू हुआ, जिसमें हमने बहुत सारे जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे बात करना शुरू किया, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे बात करना शुरू किया, बहुत सारे जेंडर रिलेटेड राइट्स को लेकर बात शुरू किया। तो ये सब करते 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 आज ये दिन आ गया है कि आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल पोजीशन पे नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। और दिल्ली के लिए ट्रांस रिलेटेड जो भी ट्रांस वेलफेयर बोर्ड बनने की बात हो रही है, या ट्रांसजेंडर्स के लिए जो भी चीज़ों के ऊपर बात चलती है, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इन सब चीज़ों पे काम नहीं, जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपके जो दोस्त थे, मतलब जो क्लासमेट्स थे या स्कूल के जो बच्चे थे जो आपके हम उम्र थे, तो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हिजड़ा, जो आम तौर पे कॉमन यूज किया जाता है। तो वो उन्होंने किस आधार पे किया? क्योंकि आपने तो खुद बताया कि मैं एक मेल के तौर पर पैदा हुआ था, लेकिन मेरी हैबिट्स, जो आदतें थी, वो फेमिनिन थी। तो उन्होंने किस आधार पे कहा? क्योंकि यहाँ पर तो अगर मैं कहूँ तो मतलब ओपन वर्ड्स में कहूँ तो ये रिलेटेड होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स से लेकर, मतलब रिलेटेड होता है ये कि मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। तो मतलब हिजड़ा जिसको बोलते हैं या किन्नर बोलते हैं, तो उन्होंने किस आधार पे क्या? सिर्फ फेमिनिन बिहेवियर से आपके, कि उन्होंने चिढ़ से, या उन्होंने जो नासमझी से ऐसा कहा? तो मुझे जहां तक आज ये एहसास होता है, एहसास ये है कि जितने भी मेरे स्कूल लाइफ के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा कि ये बॉर्न तो एज मेल हुआ है और हमारे मेल वाले स्कूल में पढ़ भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर फीमेल वाली एक्टिविटीज हैं। जैसे मैंने स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी के दौरान फीमेल सॉन्ग्स पे डांस किया है, फीमेल सॉन्ग्स के पे डांस किया है, तो फीमेल वाले ड्रेसेस भी पहने हैं। अगर जब भी मैंने ये सब कुछ किया तो उन्होंने मुझे डिक्लेयर, वो सब बातों को जानने की वजह से बाद उन सभी स्कूल के स्टूडेंट्स ने मुझे एक किन्नर के रूप में देखा,
और वो बोलने लगे कि ये तो हिजरा है, हिजरा है, हिजरा है। सो ये उनकी नासमझी थी, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ये नासमझी ही है, क्योंकि हिजरा अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, अपने आप में एक प्रथा है, और वो प्रथा का हिस्सा ना मैं हूँ, ना मैं हूँ, ना मैं था, तो वो कैसे माना जाए कि मैं हिजरा हूँ। तो हिजरा कल्चर से तो कहीं कहीं से कहीं तक मेरा कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं रहा, तो इसीलिए शायद ये कहना गलत रहे होगा कि मैं एक हिजरा समाज का हिस्सा हूँ। तो यही मेरा मानना है, और यही मुझे लगता रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा नहीं कि उनको कहीं भी किसी भी तरीके की जानकारी थी, या उन बच्चों को स्कूल लाइफ में किसी ने वो इन सब मुद्दों की जानकारी दी होगी कि हिजरा क्या होता है। ठीक है? तो ये जो शब्द है, ये उन्होंने नासमझी में ही बहुत हद तक इस्तेमाल किया होगा। तो मैं थोड़ा आपसे इसके बारे में बाद में थोड़ा बात करूंगा। एक्चुअली जो हिजड़ा समाज, उनका एक कल्चर, अभी आपने कहा ना, उनका भी एक कल्चर होता है, उनकी एक प्रथा होती है, उनकी एक सोसाइटी होती है, जी। तो उसमें भी बातचीत हम करेंगे। तो आप ने अपने आप को जैसे ये है कि ग्रोन अप किया, और आपने मन से ये, मतलब आपके अंदर ये बिल्कुल बैठा हुआ था, गहराई से बैठा हुआ है कि आप, यू आर अ मेल, है ना। ये क्वालिटीज हो सकती हैं। क्वालिटीज तो जो नर्तक होते हैं, पुरुष नर्तक होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे फेमिनिन सिम्टम्स आ जाते हैं, है ना। चाहे वो बिरजू महाराज को देखिए या किसी और को देखिए, तो वो भी जब बातें करते हैं तो वो उनसे जब बात करते हुए उनका जो लहजा होता है, उनको हाथ घुमाने का जो उनका तरीका होता है, या उनके जो अदाएं दिखाने का तरीका होता है, वो भी फेमिनिन ही होता है। एक सवाल जरा मैं और आपसे जानना चाहता हूं, ये एक मतलब पर्सनल सवाल है। आपने मेल स्कूल में पढ़ाई की, और तो जैसे कि समाज में, मोहल्ले में, या आपके आगे की पढ़ाई में, आपके कार्य क्षेत्र में, बीइंग अ पुरुष, महिलाओं के प्रति आपका नजरिया क्या था? जो मतलब सो कॉल्ड महिलाएं जो होती हैं, जो, और उनका आपके प्रति नजरिया क्या रहा? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि मेरा क्या नजरिया रहा, देखिए, मुझे बचपन से ही जो महिलाएं थी, जो गर्ल्स थी, जो आसपास की महिलाएं थी, वो बहुत मतलब एकदम फ्रेंडली लगती थी। मुझे लगता था कि इनके साथ तो मैं कोई भी बात शेयर कर लूं, इनको बुरा नहीं लगेगा, और उनके साथ किसी भी तरीके की मतलब चीजें शेयर की जा सकती हैं। जैसे मेरे साथ जिंदगी में जो भी घटित हो रहा था, जो भी परेशानियां चल रही थी, वो औरतों को शेयर करने में मुझे शर्म नहीं आती थी, या डर नहीं लगता था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी लड़के ने मुझे गाली दे दी, या किसी लड़के ने मुझे छेड़ा, या किसी लड़के ने मुझे कुछ और जबरदस्ती कुछ बोलने की या कहने की या करने की कोशिश की, वो किसी लड़की या औरत से शेयर करने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। मेरे स्कूल में एक टीचर थी, वो फीमेल टीचर थी, तो अक्सर उनसे मैंने अपनी सारी परेशानी, सारे दुख शेयर किए, क्योंकि वो एक महिला थी। तो वो महिला थी, इसीलिए मुझे उनके साथ कंफर्टेबल फील होता था। मुझे वो दुख या दर्द महसूस नहीं होता था कि मैं उनके साथ शेयर ना करूं, शेयर करने के बाद पता नहीं वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। वो सब चीजें नहीं हुई थी, तो वो बहुत ही मुझे कंफर्टेबल फील होता था। और तो इस वजह से मैंने अपनी सारी बातों को उनसे शेयर करना स्टार्ट किया। तो मेरा नज़रिया उनके प्रति बहुत ही क्लियर था कि वो मेरे लिए एक फ्रेंड के तौर पे हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी स्कूल में जो पढ़ती थी, जो मेरे उम्र की थी,
जो जिनका शिफ्ट मॉर्निंग होता था और मेरा शिफ्ट इवनिंग होता था, तो कई बार वो मुझसे हेल्प भी लेती थी कि हमें हमारे होम साइंस के प्रोजेक्ट में ये करना है, आप हमें हेल्प कर दो। वो मुझसे हेल्प लेती थी कि हमारा एनुअल फंक्शन आने वाला है, मेकअप में, ड्रेसिंग में, इन सब में आप हमारी हेल्प कर दो। तो वो एक बहुत फ्रेंडली व्यवहार रहा है मेरा गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स का मेरे प्रति शुरू से। तो कभी भी उसमें ये चीज़ आई ही नहीं, मतलब कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म एक पुरुष के तरीके से हुआ है तो मैं उनके साथ कुछ डिफरेंट व्यवहार करूँ। जैसे वो लोग मेरे साथ करते थे व्यवहार, वैसे मेरा उनके साथ व्यवहार रहता था, एक फ्रेंड के तौर पे। तो कभी भी कुछ और दिमाग में आया ही नहीं। नहीं, एक बात बताइए, जैसे कि साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जी, तो जी, आप फ्रेंडली थे अपने जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनके बीच में, और मतलब एक तरह से जी, जिसको कहते हैं कि सखापन था, मतलब सखी की तरह थी वो आपकी एक तरह से। जी, जी। उनका आपके प्रति आकर्षण या आपका उनके प्रति किसी तरह का आकर्षण, कभी जो नेचुरल आकर्षण होता है वो रहा कि नहीं रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थीं, बहुत सारी फ्रेंड्स थीं जो स्कूल टाइम में मेरे साथ पढ़ती थीं, या बहुत सारी फ्रेंड्स थीं जिनके साथ मैंने ट्यूशन्स अटेंड किए हैं। कभी मेरा इस तरीके का कोई भी आकर्षण जो है नहीं हुआ है किसी भी महिला के प्रति। क्योंकि जब मैंने अपने आप को खुद समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो और मैं एक ही जैसे हैं, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस गलती ये है कि मेरा जो जन्म है वो एक गलत बॉडी में हो गया है, और अगर मेरा जन्म भी करेक्ट बॉडी में हुआ होता तो काश, मतलब अगर हुआ होता, काश हुआ होता, तो उन्हीं के जैसा मेरा व्यवहार होता, उन्हीं के जैसा मेरे भी वो लंबे बाल होते, वो फेस कट होता जो महिलाओं का होता। तो नहीं, कभी लेकिन भी इस मैंने तरीके का कोई आकर्षण। तो आपकी तस्वीरें देखी हैं फेसबुक पे। उसमें तो आप जो है वो महिला के ड्रेस में बहुत मतलब सुंदर सी महिला लगती हैं जब आप ड्रेस करके, फोटो आपके मैंने देखी। तो जी, थैंक अच्छा, ये बताइए कि तो जैसे आपने फिर मतलब जो काम करना शुरू किया आपने अपने समाज के लिए, तो अपने समाज के लिए जो काम करना शुरू किया वो शुरुआती तौर पर आपने जो सिर्फ उस समाज में काम किया जिसमें इस तरह के स्थितियां होती हैं, या आपने पहले LGBTQ वाले उसमें काम करना शुरू किया? नहीं, 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 मैंने पहले पहले एक मेन स्ट्रीम में, मतलब मेन स्ट्रीम में काम शुरू किया था। जहाँ पे मैंने नॉर्मल एक पुरुष और स्त्री के बीच रहकर अपने काम को करना शुरू किया, जिसमें मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि क्या-क्या परेशानियाँ हम लोगों के साथ आती हैं, क्या-क्या हो रहा है करके। फिर उसके बाद जाकर मैंने अपना काम एलजीबीटीक्यू समाज के साथ शुरू किया, जिसमें शुरुआती तौर पे जैसा आप हर इंसान के साथ होता है कि शुरुआती तौर पे उसकी बात को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता है, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता है, मगर धीरे, 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 धीरे करके लोगों ने मेरी बातों को सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि मैंने सीरियसनेस दिखाई और चीज़ों के बारे में सीरियस होकर सोचना और समझना शुरू किया। तो फिर देन आई बिकम सो मेनी थिंग्स फॉर द कम्युनिटी। बहुत सारे लोग मुझे एक माँ के तौर पे देखते हैं, कि मतलब वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए जैसे एक माँ गाइड करती है, एक रास्ता दिखाती है, एक गुरु गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, उस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, और हम जो है आपके साथ ज़िंदगी भर ऐसे ही रिश्ता बना के चलना चाहते हैं। तो वो भी चल रहा है। अच्छा, ये जो जो LGBT क्यू कम्युनिटी है,
तो उसमें जरा एक चीज जरा लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि LGBT तक तो समझ में आती है लोगों के पास, लेकिन ये क्यू क्या है, क्यू इसमें जो लगा है सफिक्स, ये है क्या? देखिए, आप अगर LGBTQ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सबको LGBT पता है। लेस्बियन, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांसजेंडर्स, बट और G मतलब गे, तो LGBT करके हो गया। फिर Q मतलब क्वीर की बात बोलते हैं। सो वो उस ये जो टर्म है ये बहुत पुराने ज़माने से वेस्टर्न कल्चर में इस्तेमाल होता रहा है ये शब्द, जिसमें एक इंसान अपने आप को डिफाइन नहीं करता है। वो बोलता है कि मैं अपने आप को ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि हु आई एम। वो बोलता है कि मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जेंडर क्या है, मेरी चॉइस क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। बट यस, मैं कहीं ना कहीं समलैंगिक समाज का हिस्सा हूँ, और मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं समलैंगिक व्यक्ति हूँ, मगर मैं अपने आप को उन सब कैरेक्टर्स में या वो जो ढांचा है वो ढांचे में मैं अपने आप को डालना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ लोग क्वीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए LGBT, फिर उसमें Q भी आ गया है, अभी तो I भी आ गया है, फिर A भी आ गया है। I मतलब इंटरसेक्स है, A मतलब एसेक्सुअल है, फिर उसमें प्लस प्लस करके भी लिखते हैं, मतलब अगर कोई और भी बचता है और अपने आप को इस कैटेगराइजेशन में रखना चाहता है तो वो रख सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये जो पूरा मसला जो है वो अल्टीमेटली सेक्स बेस्ड है, सेक्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर बेस्ड है। बिहेवियर और अट्रैक्शन, अगर इसको हम सेक्स और सेक्स बिहेवियर ना भी बोले, बट ये अट्रैक्शन पे तो बेस्ड है ना। उसके इंसान के दिली ख्यालात और उसके सोच और उसके पसंद के ऊपर मैटर करता है। तो जैसे कि मैं देख रहा था आपका परिचय, तो उसमें जैसे कि आप उनकी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उसके लिए फाइट करते रहते हैं। तो ये राइट्स जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये राइट्स क्या, मतलब किस तरह के राइट्स की बात वो है, मतलब इनकी मतलब कि द लिविंग स्टाइल या जो अट्रैक्शन है उसकी स्वतंत्रता, या और भी तरह के राइट्स हैं मतलब जो इनके मन में है। मतलब एक तो जैसे कॉमन बात। देखिए, हाँ, एक इंसान को उसके सेक्सुअलिटी के बिहाफ पे या उसके जेंडर के बिहाफ पे अगर अलग थलग कर दिया जाता है समाज से, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मानव अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल राइट्स या बराबर के अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। जैसे महिला पीछे पीछे अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों पहले, तो अभी तक भी चल रहा है ये कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो LGBTQ कम्युनिटी को बराबर लाने के लिए कोई रिजर्वेशन क्यों नहीं? ये भी एक राइट्स बेस्ड बात है कि आपको, हमें ये अधिकार चाहिए। आप रिजर्वेशन दो, और आप ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो रिजर्वेशन दो। जिस दिन आपको लगता है कि इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके हम खड़े हो गए हैं, उस दिन के बाद धीरे धीरे आप वो रिजर्वेशन को वापस ले लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग तो कीजिए, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि इक्वल राइट्स, जैसे हम बोलते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी के अंदर अभी भी मैरिज को लेकर कोई अधिकार नहीं मिला हुआ हमारे हिंदुस्तान में, है ना। दूसरे देशों में ये अधिकार हैं, लेकिन हमारे देश में ये अधिकार नहीं है। जैसे हम कनाडा में बोलेंगे तो ये अधिकार है, बट हमारे हिंदुस्तान में ये अधिकार नहीं। तो क्या हम हमारे देश में ये आवाज उठा सकते हैं कि हमें भी शादी करनी है, हमें भी बच्चा गोद लेना है, हमें भी जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना है अगर दो लोग पार्टनर हैं और रिलेशन में हैं तो। वो हमारे छोटे छोटे बातें करते करते बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है, और उस उम्मीदों भरा पेड़ जो होता है वो
वो हमारे अधिकारों का वृक्ष होता है, जिसको हम लगाने के लिए, जिसको हम जमाने के लिए हमारे सरकार से बहुत बार विनती करते हैं, बहुत बार हम उनसे इस तरीके की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ों को कर पाएँ। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये राइट्स की बात हो जाती है, ये हमारे अधिकारों की बात होती है। कई बार ट्रांसजेंडर्स जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे साथ टीज़िंग होती थी, मेरे साथ छेड़छाड़ होती थी। तो मेरे साथ जो वो छेड़छाड़ होती है, मेरे साथ जो वो टीज़िंग होती है, वो टीज़िंग होने का, वो छेड़छाड़ होने का मुझे एक अधिकार होना चाहिए ना उसके बारे में आवाज़ उठाने का। वो स्टूडेंट, वो टीचर जो भी अगर मेरे साथ इस तरीके के बिहेवियर करते हैं, मुझे उनके साथ बात करने के लिए या उनके साथ अपने अधिकारों की बात करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। तो वो सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और वो सिस्टम अभी है नहीं, और हम सरकार को लिखित में यही देते रहते हैं कि आप इस तरीके के सिस्टम डेवलप कीजिए स्कूल में, जहाँ पर बच्चा आकर बात कर सके, वो बोल सके कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। वो रो-रो के, घुट-घुट के ज़िंदगी ना जिए। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूलिंग अनकम्प्लीट करी है, जिन्होंने स्कूलिंग की ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ इस तरीके के कोई छेड़छाड़ या भेदभाव होते रहे। तो हमें आई थिंक उन सब चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस करना पड़ेगा और इनके ऊपर काम करना। तो इसमें जैसे कि जैसे एक होता है कि जाति सूचक शब्द, या मान लीजिए कि तुम काले हो, मतलब रेसिस्ट रिमार्क्स होते हैं, तो उस तरह से क्या ये भी एक सवाल नहीं है कि हमको किसी हेय दृष्टि से या ना देखा जाए, हमें जो है वो मतलब जैसे वो बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि छीछी छीछी वाली दृष्टि से ना देखा जाए, कि मतलब छीछी मतलब समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ कि रहे लोग, हाँ। और हमें भी और अगर कोई ऐसा करता है, ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल करता है, या अगर कोई इस तरह का बिहेवियर करता है, तो कानून उसे अपराध घोषित किया जाए। जी, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो आज की डेट में ट्रांसजेंडर समाज के लिए एक एक्ट बन गया है, और उस एक्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, अगर कोई भी हमारे साथ वर्क प्लेस पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी इंसान हमारे साथ भेदभाव करता है और हमारे जेंडर या हमारे सेक्सुअलिटी के आधार पे अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करता है, तो ये एक कानूनी अपराध होगा। अगर कोई भी हमारे साथ स्कूल एजुकेशन के दौरान इस तरीके के भेदभाव करता है और हमें परेशान करता है, तो ये एक कानूनन अपराध होगा। ये सब कुछ उस ट्रांसजेंडर एक्ट में लिखा गया है, मगर प्रॉब्लम अभी आज की डेट में ये है कि वो ट्रांसजेंडर एक्ट अभी उतना एक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से होना बाकी है, पहली बात है। दूसरी बात है, उसमें छोटी-छोटी खामियां भी हैं। खामियां ये हैं कि उसमें लिखा तो गया है कि ये कानूनन अपराध है, मगर उस अपराध को उस सामने वाले इंसान के ऊपर लागू करने के लिए कि आपने एक अपराध कर दिया है, अब इसके बदले में आपको ये सजा मिलेगी, या एक ट्रांसजेंडर इंसान को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले इंसान ने इस तरीके का अपराध किया, उसके साथ अगर कोई भेदभाव किया है, तो वो कहाँ जाकर किससे अपील करे और कहाँ जाकर आवाज उठाए और लड़ाई लड़े अपने अधिकारों के लिए, ये उसको देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मतलब अभी वो वेल डिफाइंड नहीं है, उन्होंने क्लॉज तो बना दिए हैं, मतलब उसको वेल डिफाइंड नहीं एग्जैक्टली, ये चीजें, वो चीजें अभी तक डिफाइन नहीं है कि आपको किस मिनिस्ट्री के सामने जाके बात करनी है, किस गवर्नमेंट एजेंसी के सामने जाके बात करनी है, अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाके लड़ाई लड़नी है, ये सब अभी तक डिसाइडेड नहीं है। का मतलब है कि सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और कौन कौन से विभाग इसके लिए जिम्मेदार होंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो इस कानून से फ़ायदा क्या होगा? इस कानून से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं।
तो इसके लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि अभी भी जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो हमने गवर्नमेंट से जब अपने डायलॉग्स रखना शुरू किए और हमने बात शुरू की, तो बात यह इस तरीके से कुछ शुरू हुई कि हमने जब उन लोगों से पूछा कि आपने ये सब जो रूल बनाए हैं, इसके अंदर जो आपने अनकम्प्लीटेड बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है कि इसके बारे में अगर मान लीजिए किसी के साथ एजुकेशन में भेदभाव होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेदभाव होता है, एजुकेशन के दौरान भेदभाव होता है, तो वो कहाँ जाके लड़ाई लड़े। वो अगर आपने अधूरा छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं और इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत तो है, मगर आप हमारे पास कुछ एविडेंसेस के तौर पे लेके आइए कि ये क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है करके। आप हमें बताइए कि आप अगर हमसे बोल रहे हो कि शेल्टर होम की ज़रूरत है, तो क्यों ज़रूरत है? कितने ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो बेघर हैं? तो हम एक-एक करके उन सब चीज़ों के एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास जाकर उनके लिए बातें करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट को भी अप्रोच करते हैं जहाँ पर हम अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप बात करेंगे तो जैसे दिल्ली की बात करेंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में महिला आयोग करके है। तो महिला आयोग महिलाओं के जो हरासमेंट केसेस होते हैं, वायलेंस केसेस होते हैं, उनको एड्रेस करता है। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के वायलेंस और हरासमेंट वाले केसेस को भी वो एड्रेस करे। तो हमने दिल्ली महिला आयोग से अपील की है कि दिल्ली महिला आयोग जो है हमारे क्राइसिस केसेस को हैंडल करे। तो दिल्ली महिला आयोग ने कहा है कि आप 181 पे अगर कॉल करते हैं, 181 पे अगर कॉल करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ मगर महिला आयोग में मैं अपनी शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उनकी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और उसका समाधान निकालने के लिए महिला आयोग जितना अच्छे से हो सकता है उतनी अच्छी कोशिश करेगी। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास एनसीआर वगैरह जितने भी एरियाज हैं, वो वहाँ से भी बड़े मेजर अगर कुछ होता है तो उसको भी वो हैंडल करेंगे। और अगर बहुत मेजर कुछ होता है तो वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब हो, वो कहीं से भी हो, दिल्ली महिला आयोग उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो इस तरीके से हम अलग-अलग डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। ये बात कुछ विचित्र सी नहीं है कि दिल्ली महिला आयोग के जिम्मे इन सारी जिम्मेदारियों को दे देने की बजाय सरकार को चाहिए था कि इसके लिए एक अलग से आयोग बना दे जहाँ पर इन सारी समस्याओं की सुनवाई आसानी से हो सके। खैर छोड़िए, LGBTQ और इन सारी चीज़ों पे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है। अब मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो किन्नर समाज की समस्याएं हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उनके हेल्थ की समस्या है, उनके एड्स की समस्या है और उनके आपसी मार। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत जगह पर अलग-अलग तरीके से आवाज़ उठाई है और मेरे बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट फ्रेंड ने इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो आज की डेट में देखेंगे तो जैसे अलग-अलग जगह पे आपको जैसे पता होगा दिल्ली में कुछ जगह पर ट्रांसजेंडर्स लोग नौकरी कर रहे हैं 5 स्टार होटल्स में। नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर ट्रांसजेंडर्स को नौकरी मिली है। कोची में देखेंगे तो कोची में मेट्रो के अंदर ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी मिली हुई है। सो इस तरीके से हम लोग जो है नौकरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये नहीं है। गवर्नमेंट के साथ हम नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट करके NIST के साथ बात करते हुए उसमें हम ट्रांसजेंडर्स को लाइफ स्किल एजुकेशन के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम उनको इस तरीके के ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसके बाद वो खुद अपना कोई एम्प्लॉयमेंट तैयार कर सकें और पैसा कमा के अपने जीवन यापन कर सकें। तो हम उस तरीके के ट्रेनिंग्स के ऊपर भी आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, अगर सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो हमें उसको किसी ऐसे कार्य में या ऐसे कार्य क्षेत्र में हमको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो व्यक्ति अपने लिए 2 पैसा कमा के 4 रोटी खा सके।
है ना? तो वो कराना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी अभी आज के डेट में चल रहा है। दीपिका जी, हम लोग अपनी बातचीत के अब अंतिम सिरे पर पहुंच रहे हैं। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये समर्थ प्रोग्राम क्या है? समर्थ प्रोग्राम। ओके, समर्थ एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया HIV एड्स अलायंस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में आपको जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था खुद को, उस टाइम आई वाज वर्किंग एज क्लिनिक मैनेजर, बट अभी मैं नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर हूँ उसी प्रोग्राम के लिए। और तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी गे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा चार्ज किए HIV की सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। और अगर किसी को HIV होता है तो उसको दवाई, मतलब उसके ट्रीटमेंट तक लिंक किया जाता है। तो उसमें समर्थ इंडिया में 6 जगह काम कर रहा है, जिसमें हम बात करेंगे तो जालंधर है, हुगली है, हुगली मतलब कोलकाता है, जालंधर मतलब पंजाब है, वडोदरा मतलब गुजरात है, हैदराबाद है, दिल्ली है और बैंगलोर है। तो ये 6 जगह पर ये समर्थ प्रोग्राम कार्यरत है आज की डेट में। और हम, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम इतने बड़े स्केल पे काम कर पा रहे हैं अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, जिसमें हम कुछ सुविधाएं या सर्विसेज मुहैया कराते हैं उनको, उनके हेल्थ के लिए। और सिर्फ HIV के ऊपर काम नहीं करता है, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई भी ट्रांसजेंडर अपने आप को ट्रांजिशन पीरियड में लाना चाहता है, मतलब मेल से फीमेल वाले रूप में लाना चाहता है, या फीमेल से मेल वाले रूप में लाना चाहता है, उस दौरान जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं, उसके लिए भी समर्थ प्रोग्राम जानकारी देता है। उसके लिए समर्थ प्रोग्राम किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से लिंक कराता है। उसके लिए समर्थ प्रोग्राम जो है मनोवैज्ञानिक, जो जिनको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, उनके तरफ भी हम काम करते हैं, और उस तरफ भी हम लोगों को लिंक कराते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताते हैं। जो हार्मोन ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम काउंसलिंग देते हैं और जानकारी। आखिरी सवाल, इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। ये फ्रेंडली सवाल है। आपने अभी तक अपना कोई परिवार बसाया है या नहीं? मेरा खुद का परिवार मेरे लिए मेरे सिर्फ माँ बाप हैं, और तो कोई नहीं। दीपिका जी, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली, मेरे मित्रों को भी मिली ही होंगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपका फिर से एक बार इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल करके मुझे और मेरे मंच को दिया है। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपके सभी व्यक्तियों को, सभी उन लोगों को जो इस मंच के द्वारा मुझे सुन रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे किसी दिन किसी टॉपिक पे। थैंक यू।